हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, लिनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। ठीक है बच्चों, अब तक हमने वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी पावर में कहिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था, या शुरू से शुरुआत करें कि वहां पर काइनेमेटिक्स में कोई बॉडी में मोशन होता था, उसके चलते फिर वहां पर कॉज नहीं पूछा जाता था तो काइनेमेटिक्स कहलाया। जब कॉज पूछा गया तो हमने लॉज ऑफ मोशन में देखा एफ इक्वल टू एम ए, और वो तीन लॉज, और उसके पहले तीन इक्वेशन से उसको डील करते थे। फिर उसके बाद वो सब सारा हम लोग डायनेमिक्स समझने के बाद फिर हमें आया हम लोग समझे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है। फोर्स लगना ही सफिशिएंट नहीं है, फोर्स लग भी रहा है तो कहाँ पर लग रहा है, अगेंस्ट द हो रहा है, या उसको फोर्स लगाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ा। तो ये सब चीजें हमने पिछले क्लासेस में अब तक के लेक्चर्स में कवर किया, और एनर्जी का हमने एक तरह से कंजर्वेशन देखा। ठीक है, और फिर पता चला कि उसमें भी एनर्जी के कंजर्वेशन में जो काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशंस थे और वर्क एनर्जी थ्योरम थे, वो दोनों आपस में लिंक थे। तो एनर्जी का कंजर्वेशन ऐसा है बच्चों कि वो हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, अब एनर्जी को कंजर्वेशन को एक्चुअल में समझने के लिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि एनर्जी का कंजर्वेशन हमें तो पता है कि आइडियली मतलब ऐसा होगा कि मतलब कि अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक में चला गया, या काइनेटिक में है तो पोटेंशियल में जा रहा होगा, या स्प्रिंग एनर्जी उसका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भेज रहा होगा। इस तरह की बातें तो हमें देखते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में अगर हम आते हैं तो बहुत सारी बातें वहां पर नहीं होता है। जैसे आप कहेंगे कि हमने इस पेन को जैसे कि सेकंड थर्ड फ्लोर पे लाया धीरे 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 धीरे, तो अभी इसको ज्यादा हमने काम किया लेकिन इसका तो पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो बेसिकली कुछ चीजें जैसे कि एयर रेजिस्टेंस नहीं लिया, फिर उसको लाते समय और भी कंसिडरेशन था, वो सब हमने नहीं किया। तो उसको नलीफाई करने के लिए, या उसको नलीफाई करने के लिए क्या, उसको और अच्छे से समझने के लिए हमें और कंजर्वेशन की जरूरत पड़ेगा, मतलब कि और भी कंजर्वेशन ऑफ लॉस की जरूरत पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम कंजर्वेशन, हम देखेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है। मतलब इसके अलावा, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के अलावा तीन कंजर्वेशन और होते हैं: मोमेंटम कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन। तो मास का और सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन तो हमने देख ही लिया। मतलब इसके अलावा जो तीन कंजर्वेशन और होता है, मास एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम जो बात कर रहे थे, उसके अलावा तीन, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एक एंगुलर वर्ड मतलब घूमता हुआ वर्ड एक अलग ही है, उसको जब हम रोटेशनल में देखेंगे, या आपको ग्लिम्स कुछ ऐसा दिखाया था सर्कुलर मोशन में, तो रोटेशनल मोशन की दुनिया एक अलग है। तो उसी रोटेशनल मोशन की प्री स्टार्ट यहां पर करेंगे। और तीसरा बच्चों चार्ज कंजर्वेशन। तो इन्हीं तीनों के आसपास बाकी फिजिक्स अब घूमेगा एनर्जी कंजर्वेशन के बाद। तो अभी हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर बात करें तो उसके लिए डील कर रहे हैं। तो उससे भी पहले कि अगर मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है तो मोमेंटम का मतलब क्या, मास इंटू वेलोसिटी। कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा होगा, तो अभी तक जैसे आपने अभी मैंने बोला भी है, पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है। तो पार्टिकल और ऑब्जेक्ट है तो कैसा है, हम पार्टिकल का मतलब क्या समझते हैं, छोटा पार्टिकल, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल का। और उसको अगर मान लीजिए कि कोई ह्यूमन बीइंग है, या कोई और बड़ा ट्रेन है, रेलवे है, एयरबेस है, मतलब आने वाले दिनों में तो आपको इसी से काम करना होगा ना, इन सबको समझना होगा कि इनमें क्या हो रहा होगा, तब हम बाकी के लिए बता सकते हैं। तो पार्टिकल को हम पॉइंट साइज अगर मानते हैं और उसका सेंटर ऑफ मतलब कि पॉइंट साइज मानेंगे, तो वो उसको कैसे दिखाओगे आप, कुछ इस तरह से पॉइंट को डॉट से ऐसे ही दिखाते थे, या जो ऑब्जेक्ट अगर हो, कुछ ऑब्जेक्ट है तो हम इसको ऐसा कुछ बताते थे, यही करते थे ना, ए डॉट ए डॉट ए डॉट। अब मान लीजिए कोई इस तरह का हो, कुछ इस तरह का हो, कोई ह्यूमन बीइंग, ये ऐसा, फिर अब इसका कहां पर सेंटर होगा, या कोई और भारी भरकम इस तरह का कुछ हो, तो यहां पर क्या होगा उसका, मतलब ये तो चलो फिर भी सर्कुलर शेप में है तो बता दोगे आप सेंटर पर है। या मतलब कि कोई भी आर्बिट्री मोशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्या कर सकते हैं उसको, जो डाइवर जो होते हैं छलांग लगाते हैं जब पानी में, उसमें तो उनका, या आप ऐसे सिंपल देखिए, डाइवर को तो भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो फ्रेंड हैं यहाँ पर ऐसे, और एक बॉल यहाँ से ऐसे फेंक रहा है, ऐसा डॉट डॉट डॉट। इसका पाथ कैसा होगा, हमने पीछे भी देख रखा है, पैराबोलिक होता है। ये तो बॉल की कहानी हुआ। तो बॉल तो कहेंगे सर वो ऑलरेडी वो छोटा ही है, मतलब कि उसका जो साइज है उतना नहीं है।
जिस कंपेयर में मतलब कि बाकी को हमें समझाना है, आपको समझाना है। जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग है, ऐसा अगर कोई, वही मैं जो बता रहा था कि कोई अगर डाइवर है, अगर उछल रहा हो ऐसा जंप लगा के और पानी में ऐसा कूद रहा हो, तो उसमें आप ऐसा देखेंगे, मान लीजिए किसी हाइट पर है, या ऐसा ये हाइट ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई पूल ऑफ ऐसा है, और यहाँ से जंप मारा, तो कहीं इस पोजीशन पे एक बार दिखाई देगा, फिर एक बार यहाँ पर दिखाई देगा, फिर एक यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, फिर एक यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, और फाइनली जहाँ उसको जाना है उसके अंदर ऐसा डिप कर जाएगा। तो अभी जो आप उसमें देख रहे होंगे कि उसका कहीं जो उसका पाथ फॉलो कर रहा होगा, तो कैसा पाथ फॉलो करेंगे, उसके हेड टू हेड ऐसा करिए, या उसका जो लेग टू लेग ऐसा करिए। तो दोनों केसेस में पाथ कैसा बन रहा, पैराबोलिक। तो उस बॉडी का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा जहां पर पूरा उसका वेट लग रहा होगा, या वेट तो थोड़ा अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए चलेगा, जहां उसका पूरा मास कंसंट्रेशन होगा। उस पॉइंट को, जो पाथ फॉलो किया, जो पॉइंट ऐसा अगर मैं डॉट से ऐसा दिखा दूं, तो यही है बच्चों आपका सेंटर ऑफ मास होगा इसका, ठीक है। और मैं एक्सप्लेन करते करते ग्रेविटी या वेट बोल गया। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब अगर देखा जाए कॉन्सेप्चुअली, तो आप उसको कह सकते हैं कि अलग अलग है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों एक जैसे होंगे। जो हमें यूज करना अगर होगा, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक जैसा ही यूज करेंगे, लेकिन दोनों में थ्योरेटिकली उन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन प्रैक्टिकली हम एक दूसरे के एक साथ यहां पर लेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या है डिफरेंस, कि ग्रेविटी का मतलब कि जहां उस पॉइंट पर उसका पूरा वेट कह लीजिए उसका वहां पर हो, और वहां पर सेंटर ऑफ मास जहां पर उसका मास लग रहा होगा। तो दोनों बातें थोड़े से अलग अलग है, लेकिन प्रॉब्लम हमें सॉल्व करते समय एक जैसा उन दोनों को लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारा सेंटर ऑफ मास की कहानी था, कि सेंटर ऑफ मास को समझे हमने कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो बेसिकली जहां पर पूरे बॉडी का जो पाथ फॉलो कर रहा था, अगर उसके मोशन में करने के लिए मोशन में अगर जा रहा था, तो जो पॉइंट था उन सबों को अगर हम पॉइंट टू पॉइंट अगर मिलाया, तो वो जो पॉइंट को हमने ट्रेस किया, जो इस पॉइंट को हमने पकड़ा, तो वो उसका सेंटर ऑफ मास होता था। अच्छा, एक तो ये बात हुआ। दूसरा बच्चों कि अगर सेंटर ऑफ मास जनरली अगर आप सिमेट्रिकल बॉडी है, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो उसका बीचों बीच कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर है, तो उसका वेट वगैरह कुछ उस तरह का परफेक्ट अगर होगा, तो या मतलब कुछ इस तरह का कोई ज्योमेट्री अगर हो, जैसे सर्कल है, तो हम उसका, अच्छा, उसमें सेंटर ऑफ मास की भी एक कहानी है कि जहां पर सिमेट्रिकल बॉडी होता है, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। फॉर एग्जाम्पल सर्कल, तो उसका बिल्कुल सेंटर में होगा, स्क्वायर बिल्कुल सेंटर में होगा, या आप कोई भी और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल है, कोई लैमिना है, तो ट्रायंगल के बारे में बोला जाता है इक्विलेटरल है, तो उसका सेंट्रोइड पर हो गया। और इन जनरल ट्रायंगल का अगर हम यहाँ से बोले कि अगर कोई ट्रायंगल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होता है बच्चों, जहाँ उसके मेडियंस जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो एक सेंटर ऑफ मास आ गया, उसका सेंटर ऑफ मास हो गया। तो ये सब सिमेट्रिकल बॉडी अगर है, और मतलब वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल बॉडी है, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। या इन जनरल जो कंटिन्यूअस बॉडी है इस तरह के, तो इस तरह के जो कंटिन्यूस जैसे लैमिना वगैरह हमने लिया, तो उसका फिर हमने सेंटर ऑफ मास उसका बता सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो रहेगा। दूसरा कि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देता हूं मैं आपको, कि अगर रॉड है और यूनिफॉर्मली, मतलब है एक जैसे रॉड, सिंपल का मतलब कि जो आप घर वगैरह में यूज कर देखते होंगे या करते होंगे, तो मतलब कि यूनिफॉर्म अगर है उसका लेंथ, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो बिल्कुल उसके सेंटर में होगा। अगर लेंथ इसका एल है, तो इसका L/2 होगा। ये आगे हम आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा ये सब बातें, लेकिन अभी आपको इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली है क्या और होता क्या है। एक तो ऐसा देखा, उसके पहले आपने सर्कल वाले में देखा, या कोई आपका डिस्क भी हो, तो उसका बिल्कुल सेंटर में उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर सर्कुलर में मान लीजिए कोई उस तरह का शेप में हो, एग शेप में हो या ओवल शेप में हो, इस तरह का, तो इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों, या थोड़ा और आपको ऐसे समझा दूं, इमेजिन इस तरह का अगर हो, या अभी अच्छे से बना नहीं, इस तरह का हो, जैसे एग आप देखते हैं ना, उस तरह के शेप में अगर हो,
तो मास किधर है, मतलब होना चाहिए तो यहाँ पर सेंटर में, लेकिन मास आप इधर देखिए कम है और इसका इधर ज्यादा है, तो जिधर उसका मास होगा उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास उसका समवेयर यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसकी बात हुआ अगर कंटिन्यूअस बॉडी वाले के लिए। दूसरा, अगर पॉइंट मास अगर आप देखेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए कि अगर दो इक्वल मास है m1 m और m, तो इन दोनों का पॉइंट मास के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, बिल्कुल बीचों बीच इसके लाइन ज्वाइनिंग में। अच्छा, इसमें अगर इसको कह दूं मैं m1 और इसको बोल दूं m2, और यहां से बोल दें कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, सेंटर तो यहां पर वहां रहना चाहिए अगर इक्वल होता तो, लेकिन जो हैवियर है तो उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए कि कोई 3 पॉइंट है यहाँ पर स्पेस में, अगर इस तरह का कर दें, m1 यहाँ पर है, m2 यहाँ पर है और m3 यहाँ पर है, इन सबों को अगर करेंगे ज्वाइन, या m1 m2 को ऐसे ज्वाइन करेंगे, इन तीनों को जो ये बना ऐसा निकालने के लिए, तो उसका सेंटर ऑफ मास जहां उनका बाउंड्री होगा उसके बीच में कहीं पर होगा। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास के लिए था कि अगर कोई डिस्क्रेट बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास उन तीनों का कहां कहां पर होगा। कंटिन्यूअस बॉडी के लिए कोई जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब कोई भी एक ह्यूमन बीइंग हो गया या रॉड हो गया या कोई भी जो आप देख रहे होंगे कोई किसी तरह का लेमिना, मतलब कि मास का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट का मतलब पॉइंट मास हो गया। तो एक एक करके उसको हम और समझेंगे। तो उसका सेंटर ऑफ मास कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस मास के लिए कि उसके बॉडी के अंदर ही लाई करे, मे भी आउटसाइड भी उसका लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर्कल अगर रिंग है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, बिल्कुल उसके सेंटर में, जहां उसका मास कंसंट्रेटेड होगा उस केस में, ये नहीं कि उसके पेरीफेरी पे नहीं होगा। एक बात तो ठीक है। अब बच्चों इसमें आप देखेंगे कि अभी तक जो मास आप जानते थे कैसा क्वांटिटी होता था, स्केलर क्वांटिटी होता था। अब इसमें देखेंगे कि मास भी वेक्टर क्वांटिटी जैसा होता है। मतलब समझने के लिए अगर हम लोग को तो समझ में आता है कि उसका है क्या, लेकिन बताने के लिए कि मास का भी इधर डायरेक्शन होगा कि अगर सेंटर ऑफ मास है तो उस पॉइंट से किसकी तरफ या उसका इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई यहां पर है, उसको डिफाइन में अगर डेफिनेशन उसका देखेंगे तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, तो उसी को मोमेंट ऑफ मास कहा जाता है। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है m, तो इस पॉइंट से ये कहां पर है, तो उसके लिए टुवर्ड द, उसका अगर देखा जाए कि मास से टुवर्ड द सेंटर के लिए अगर होता है तो उसको हम मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर 0 है तो यहां से इसका r आपका निकल कर आ गया, तो इसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ मास। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज और इसमें होगा कि मोमेंट ऑफ मास के लिए कि अगर दो अगर आ जाए, जैसे मान लीजिए कि m यहां पर है और दूसरा अगर यहां पर इसको m डैश का देते हैं, तो यहां पर इसका डिस्टेंस सपोज r डैश होगा, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, कुछ यहां पर लाई करेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट एक होता है कि इसका जो सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास होता है, मोमेंट ऑफ मास बेसिकली डिफाइन आपको जो मुझे करना था कि मोमेंट ऑफ मास मैंने बोला कि इस पॉइंट से अगर है तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो बेसिकली मास इनटू आर, ये डिफाइन हुआ। तो देखो मास का तो अपने में कुछ नहीं था ना, मास तो स्केलर था, मल्टीप्लाई विथ कर दिया डिस्टेंस का इज द एम आर एरो, तो वो बेसिकली मोमेंट ऑफ मास हो गया। तो अब भी आपको समझ में आया कि कहीं भी मोमेंट लगा रहेगा, मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो बेसिकली किस पॉइंट पर हमें चाहिए, मतलब कि वहां से जहां से आपको विथ रिस्पेक्ट टू वो सब उसके विथ रिस्पेक्ट, मतलब कि एक रिलेटिव टर्म है कि मतलब कोई भी अगर क्वांटिटी है, जैसे इसी मास का अगर मैं इसके पॉइंट पर देखूं तो कुछ और होगा, मतलब आर वेरी करा देता हूं, और यहां पर मान लीजिए कि अगर एक दूसरा पॉइंट है कुछ इन जनरल एक्स कर देता हूं, तो यहां से इस पॉइंट के लिए एम इंटू एक्स। अब क्योंकि डिफाइन क्या मैंने किया, एम इंटू आर इन पोजिशन वेक्टर इसका, तो मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, एम इंटू आर डैश या एम इंटू आर वैक्टर। तो बेसिकली जो अभी तक आप मास अगर आप जानते थे कि स्केलर क्वांटिटी होता है, तो मोमेंट ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चों, इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस एम इंटू आर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मास। उसका एक डेफिनेशन ये होता है मोमेंट ऑफ मास के लिए कि उसका जो उसका अगर हम समेशन लेते हैं मास ऑफ मोमेंट का, तो उसका सम 0 होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर दो बॉडी है, m1 है और r है, अगर इसी की अगर बात करें,
यहाँ पर मतलब समेसन ऑफ एम आई कह लीजिए और यहाँ से आर आई कह लीजिए, तो आई इक्वल टू 1 टू जितना भी करना है इसका सम इसका 0 होगा। एक इसका डेफिनेशन मतलब कि एक है, तो इसका कोई हमें कोई ज़रूरत नहीं कि इसको हमें प्रूफ करके देखा जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें ये प्रूफ है। जैसे कि एफ इक्वल टू एम ए का आप कोई प्रूफ नहीं देखते हैं ना, कि अब फोर्स लगाएंगे तो अगर मास इतना है तो एक्सेलरेशन इतना होगा, उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो वैसे ही क्या होगा कि इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, कि हमको एज इट इज लेना होगा कि मास इंटू, और इसका कनेक्शन बाद में पता चलेगा कि वहीं से है। तो एम आई इंटू आर आई का जो समेसन अगर करेंगे दो ऑब्जेक्ट का, तो उसका सम आपका शून्य होगा। समेसन ऑफ द मास मोमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम अबाउट इट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि इसी चीज को मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, जैसे कि ए M1 है और ए M2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा, क्योंकि ये अनइक्वल मास है, तो हमें नहीं पता कि कौन किसका क्या ज़्यादा होगा, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस हमें कुछ L दिया हुआ है। तो अब इसका मान लीजिए कि यहाँ से R डिस्टेंस है इधर से, या X डिस्टेंस ले लीजिए, कोई वो नहीं है क्योंकि एक लाइन में, तो R ही ले लो, X का बाद में इन जनरल कर लेंगे। तो L माइनस R ऐसा होगा क्या, यही होगा ना। तो मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पर है, तो ये अभी इसका सम ऑफ जैसे बोला था M इंटू R1, जैसे कि अगर इसको डेफिनेशन में अगर बोलना ही है तो R1 कर लेते हैं और ये वाला R2 है। तो M इंटू R1 प्लस M1 इंटू R1 और M2 इंटू R2, इसका समेसन ऐसा कुछ शून्य होगा क्या। यही आपको सिखाया गया था पीछे अभी कि M1 इंटू R1 का समेसन, M1 इंटू R1 का समेसन प्लस M2 इंटू R2 का समेसन विल 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा कर तो रहे हैं एक चीज कि अगर यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस कितना है R1, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं M1 इंटू R, और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये निगेटिव की तरफ है, मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, तो क्योंकि पोजीशन वेक्टर है ना, तो उसमें वेक्टरली फिर हमें लेना पड़ेगा। तो M2 इंटू L माइनस R ऐसा कह सकते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा M1 इंटू R इक्वल टू M2 इंटू L माइनस M2 इंटू R। तो R को इधर लेकर आए, तो M1 प्लस M2 इक्वल टू M2L। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू L, ऐसा। तो आप ऐसा उसमें इसका जो सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, तो R डिस्टेंस फ्रॉम M1 से इतना होगा। अगर उससे निकालना होगा, M2 से निकालना होगा, तो मतलब L माइनस R का वैल्यू फ्रॉम द M2, तो वहां से अगर इसको वैल्यू करेंगे तो L माइनस ये पूरा M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू L, ऐसा। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो वहाँ से M2 कैंसिल हो जाएगा, M1 आ जाएगा, तो M1 इंटू L अपॉन M1 प्लस M2 L माइनस R, ये आपका मिलकर आ जाएगा L माइनस R। तो कहने का ये है कि ये जो आप समझाना मुझे ये था कि समेसन ऑफ ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, कि समेसन उसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो शून्य होता है। अगर आप लोग को डेफिनेशन लिखना है तो मैं इसको पढ़ देता हूं और आप लोग स्लो भाषा में लिख लीजिए। द समेसन ऑफ, हाँ उसको आप वैसे लिखिएगा, हाँ उसको आप लिख सकते हैं, अब लिख लीजिए, द समेसन ऑफ मास मोमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये चीज आपका ये समेसन जो है ये काम करेगा, इसका हमें यूजफुल यहां पर रखना होगा। अब आपको देखेंगे कि इसी से सारा कुछ और डिराइव होकर निकल कर भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी ये चीज तो आपको समझ में आया। M1 प्लस R1 अगर दो अनइक्वल बॉडी हो था तो उसके लिए आपका सेंटर ऑफ मास कैसा होगा, तो ऐसा होगा। तो R इक्वल टू M2 M1 प्लस M1 M2। तो ये तो मैंने आपको एक ऐसा समझाने के लिए लीनियरली ले लिया था और फिर उसको बताया था। आइए इसको अब हम प्रोफेशनली इसको डिराइव करते हैं। प्रोफेशनली का मतलब कि ये फॉर्मूला आपको हर जगह काम करेगा, वो ऐसे ही था, मतलब आपको समझा ज्ञान आपका बढ़ाने के लिए
जैसे मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है, एक से M1 है और यहाँ से ये R1 है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है M2 और यहाँ से आपका R2 है, तो सेंटर ऑफ मास बच्चे कहीं इधर ही होगा ना, ऐसा। अगर मुझे अभी लिखना होगा R सेंटर ऑफ मास इसका, तो मैं फटाफट ऐसा लिख सकता हूँ, M1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2 और M1 प्लस M2। ये जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते भी होंगे तो सेंटर ऑफ मास के लिए जानते हैं, ये जानते हैं, करते होंगे, लेकिन इसको अभी हम कैसे प्रूफ करके लाएंगे वो समझिए। तो सेंटर ऑफ मास हमारा कहीं ये R सेंटर ऑफ मास तो ये होगा, ऐसा ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कि इसका भी अपने पढ़ा था ना कि M1 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R1 है, और जैसे इसका नेमिंग अगर कर लें OAB इसको और C कर दें, तो हमें सपोज AB चाहिए, तो आपको अगर AB चाहिए या हमें R सेंटर ऑफ मास से उसका देखते हैं ना कि कितना है, तो यहाँ से उसका सेंटर ऑफ मास अगर विथ रिस्पेक्ट अगर वहीं पर है, तो AB वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, या आप ट्रायंगल पकड़ लो अगर आपको ऐसा करना है, तो OAB अगर लिखेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि OA प्लस AB इक्वल टू OB, तो OB इज आवर R सेंटर ऑफ मास, हमें चाहिए क्या AB, तो R सेंटर ऑफ मास माइनस R1, ऐसा कर सकते हैं क्या, बताइए बच्चों। और सिमिलरली हम वहाँ से BC के लिए क्या बोल सकते हैं, जैसे फिर से वही ट्रायंगल आप पकड़ लेना OBC, तो उसमें क्या होगा OB प्लस BC इक्वल टू, जैसे कि OBC अगर मैंने कहा ट्रायंगल OBC, तो यहाँ से OB प्लस BC इक्वल टू OC, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, OC माइनस OC कितना है R सेंटर ऑफ मास, या R से दिखा दिए सिंपली, और OB का वैल्यू कितना है -R2, ऐसा। तो हम उसको वहाँ से बोल सकते हैं, तो वहाँ पर एक हमें चाहिए था AB और दूसरा चाहिए था BC। तो अब इसमें अगर हम इसको अगर प्रूफ पुट करें, जो हमें पता था कि M1 प्लस R1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ R2 इक्वल टू 0, यही आपको बताया ना कि इनका जो भी पोजीशन वेक्टर होगा उसके लिए शून्य होगा। लेकिन ये क्या था कि R1 और R2 वैल्यू जो पीछे मैंने आपको अभी बताया था वो अबाउट सेंटर ऑफ मास था। तो यहाँ पर अभी आप क्या कह सकते हैं कि कुछ R1 और R2 के केस में, क्योंकि R1 R2 ऑलरेडी वेल डिफाइंड है, तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर ऐसा यूज़ कर सकते हैं। उसको क्या बोला जा सकता है कि AB वेक्टर, और दूसरा वहाँ से बोला जा सकता है BC वेक्टर, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या, है ना। तो देखिए, तो इसमें अभी क्या था कि अभी जो AB निकाले थे, तो वहां पर अभी आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास से वो कितना दूर है, जो ऑब्जेक्ट के लिए आपको एरो जो लेके बताया होगा, अरे ऐसा। तो AB का वैल्यू कितना है बच्चों, यहां से R-R2 है ना, तो इसका AB का वैल्यू R-R1, तो उसका BA का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 - R, ऐसा। देखिए R1 - R, अगर साफ नहीं है तो इसको बदल देता हूं, R1 - R, ऐसा। और M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जिससे हमने R सेंटर ऑफ मास लिया था तो BC, तो वो ऑलरेडी आ रखा है, तो उसके जगह पर कितना लिख सकते हैं, R2 - R, ठीक है, R2 - R, ऐसा। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे R के लिए, तो M1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2 इक्वल टू, वो दोनों माइनस वाले उस साइड चले जाएंगे, M1R और प्लस माइनस M2R, तो M1R प्लस M2R, हम इसी को लेकर आना है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है।
कि इसके लिए वो कैसे आया, कि अगर मतलब कि अगर आर उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा, तो वेयर R1 और R2 क्या है कि ओरिजिन से हम इसका बता सकते हैं। अब देखिए इसी को मैं जनरलाइज कैसे कर सकता हूं कि जो ये R इक्वल टू है M1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2 अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारा है। तो अभी R में अगर आप देखेंगे तो इन जनरल ये क्या होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा ना, अगर R पोजीशन वेक्टर है तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो वैसे ही क्या होगा कि अगर आर सेंटर ऑफ मास अगर होगा तो आर सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास होगा, वाई सेंटर ऑफ मास होगा, जेड सेंटर ऑफ मास होगा, है ना बच्चों। ये इस तरह का आर सेंटर ऑफ मास के लिए ऐसा करेंगे। तो एक्स सेंटर ऑफ मास अगर होता है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, सेम चीज होगा, केवल R1 और R2 जो है उसके जगह पर X1 और X2 आ जाएगा। तो यहां पर M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा। Y सेंटर ऑफ मास अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा। फिर Z सेंटर ऑफ मास अगर देखना होगा तो M1 इंटू Z1 प्लस M2 इंटू Z2 अपॉन M1 प्लस M2। तो वो जिसके लिए भी था, मतलब X को इन जनरल यहाँ पर ऐसा कर दिया, X सेंटर ऑफ मास, Y सेंटर ऑफ मास, Z सेंटर ऑफ मास के लिए। तो आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया बच्चों कि आसानी से आपको डाइजेस्ट हो पाए। मतलब R में तो है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आप अगर वेक्टर में अगर देख पाते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको दोनों तरीके से बता सकता हूं आपको कि डिस्क्रेट अगर पॉइंट मास अगर है तो उसको अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए कि ये चीज यहां पर है, जैसे कि अगर 2 kg का ऑब्जेक्ट है और उसका पोजीशन कहीं 2,0 पर है, एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है उसका कहीं पोजीशन 3,3 है, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो इन्हीं लाइन ज्वाइनिंग में कहीं होगा, यही होगा ना। तो उसको बताना हो हमें, सेंटर ऑफ मास पूछा गया है कि बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इन जनरल आर सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा बच्चों, कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, लोकेशन इसका देखिए 2 इंटू एक्स का सेंटर 2 है, सॉरी 2,0 है, और एक 2 kg जो मैंने बोला है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब कि जितना उसका मास होगा वो वहीं पर उसका सेंटर होगा, मतलब ये नहीं कि फैला होगा और ऐसा होगा। अभी मैं आ रहा हूं उस पर, रिजिड बॉडी क्या होता है उसका डेफिनेशन या उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए। तो इसको यहाँ पर 2,0 है, तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि अभी आपको क्या सिखाया था, M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू X2 अपॉन M1 प्लस M2, यही बताया था ना। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 2 और 3, ऐसा। तो M1 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 प्लस इसका देखिए 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 तो कितना हो गया, 4 प्लस 9, तो ये कितना हो गया 13/5, 13/5 kg ऐसा हो जाएगा। अब इसी का अगर y सेंटर ऑफ मास अगर निकालना होगा तो M1 इंटू Y1 प्लस M2 इंटू Y2 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 और M1 तो 2 kg इंटू 0 प्लस M2 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 9/5, इसका y सेंटर ऑफ मास। तो एक्चुअल में आपको जो लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए, या आर सेंटर ऑफ मास या सिंपल केवल सेंटर ऑफ मास, तो इस तरह से लिखेंगे आप 13/5, नॉट kg बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द टू थिंग ना, तो kg विल कैंसिल आउट, तो ये लिखना यहाँ पे गलत होगा। और एक बेसिकली आर सेंटर ऑफ मास है तो क्या होगा, वो एक तरह का कोऑर्डिनेट है, तो इन द टर्म ऑफ कुछ मीटर और ऐसा कुछ होगा, जो 2,0 है तो 2 मीटर होगा, या यहाँ पर अगर 2,0 तो कोऑर्डिनेट के सिस्टम में छोड़ देते हैं, मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, एज पर रिक्वायरमेंट हम यूनिट वैसा समझ सकते हैं, या बताया रहेगा तो करेंगे, अभी बताया नहीं तो बता नहीं रहे। तो 13/5 एंड 9/5 ये हमारा सेंटर ऑफ मास निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया होगा आपको कि सेंटर ऑफ मास, अगर दो डिस्क्रीट बॉडी है तो उसका हाउ विल यू फाइंड देयर सेंटर ऑफ मास, एक बात। अच्छा, मैं जो आपको बोल रहा था कि जो अभी हमारा ये था ना,
m1r1 प्लस m2r2 अपन m1 प्लस m2। तो इस फॉर्मेट से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, इसका देखिए इसमें बता देता हूँ आपको। सेम वो था तो पहले ड्रॉ कर देता हूँ। यही था 2 kg का था 2,0 और यहाँ पर कहीं था 3 kg का 3,3 इस तरह का था। तो यहाँ से और यहाँ से ये आपका R1 होगा, एक R2 होगा और सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा R सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले R1 आपका क्या डिफाइन होगा, पोजीशन वेक्टर 2,0 वी कैन राइट इट इज 2i एंड 0j। और R2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3i प्लस 3j, इस तरह से ऐसा। तो इसका अगर R सेंटर ऑफ मास अगर देखेंगे तो m1 मास है 2, यही था ना, और R1 2i प्लस 0j प्लस वहां से 3 kg और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3i प्लस 3j और टोटल सम ऑफ द मास वो तो आपको पता ही है 2 प्लस 3 इज 5। तो आप वहां से आपको क्या मिलेगा 2 2 4i बाई 5 प्लस 3 3 3 3 9, तो 9 बाई 5i प्लस 3 3 9j। तो अगर 4 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 बाई 5 और ऑफकोर्स यहाँ भी 5 होगा i प्लस 9 बाई 5j। तो देखो इसको वेक्टरली भी आसानी से इसको निकाल कर लेकर आ गए ना। यही कोऑर्डिनेट था, i में कितना है 13 बाई 5, j में कितना है 9 बाई 5, मतलब कि x में कितना है 13 बाई 5 और 9 बाई 5। तो हम इसी चीज़ को ऐसा सिंपल से ऐसा लिख सकते हैं 13 बाई 5 कॉमा 9 बाई 5 इस तरह से। बताइए ये बात समझ में आया होगा आपको कि सेंटर ऑफ मास निकालने का दोनों तरीका हमारे पास ऑन है। ठीक है, तो ये क्या था कि बेसिक से था समझने के लिए कि सब मतलब हुआ क्या, R1 या x वाला जो आपको अलग अलग करके निकाला, जो इसके पहले वाला इसकी बात मैं कर रहा हूँ कि ये जो अलग अलग सेपरेट कोऑर्डिनेट निकाला, वंस यू नो द बेसिक्स तो आप अपने आप खुद ही वो करने लगेंगे। अगर कोई पॉइंट भी दिया होगा तो आप फटाफट उसको उसमें लिखने लगेंगे। तो आ जाइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इनका। जैसे कि हाँ, एक ऐसा बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक मान लीजिए कि 2 kg का ऑब्जेक्ट है और इस बार इनका कोऑर्डिनेट है 2,2। एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है, इनका कोऑर्डिनेट है -2,3। इस तरह का 3 थोड़ा ऊपर होता लेकिन स्केल हम नहीं लिख रहे, इन जनरल ले रहे हैं। मतलब 3 मासेज हैं, एक ए पर है, एक बी पर है और एक आपका सी कुछ यहाँ पर है, इज़ 3.5 kg। इसका जो कोऑर्डिनेट है 1/2 कॉमा 3/2 ऐसा ले लीजिए। इस तरह का कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट ही है, कोई यूनिट नहीं है बच्चों। तो आप जो आंसर दोगे उसी में आंसर दीजिएगा। तो देखिए इसका जैसा करने का तरीका फिर से वही कि इसको हम सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, तो वहाँ पर जो बच्चे एकदम से उनमें है दिक्कत, तो वहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि x में कितना है -2,3 और यहाँ पर 2 में ऐसा है और यहाँ पर इसके लिए 1,2 है। मतलब x सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालें तो ऐसा निकाल सकते हैं क्या, m1 2 × 2, या इसको आप ऐसा इमेजिन कर लो, इसमें m1 अगर है तो x1 y1, इसको आप ले सकते हैं x2 y2 और इसको आप इमेजिन कर लीजिए x3 y3। तो आपका x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m1 x1 यही बताया था। अच्छा 3 से इसमें परेशानी है क्या आप लोग को, x सेंटर ऑफ मास वो 3 हो 4 हो बच्चों, कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और भी 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, तो उसको हम उसके साथ लपेटते जाएंगे मीन्स यू कैन रिटन कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ दिस प्रोडक्ट एट ए टाइम। और मास ऑफ मोमेंट के उसके देख सकते हैं, ये मोमेंट ऑफ मास कह लीजिए। और यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 ऐसा आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x सेंटर ऑफ मास के अगर बारे में बात करें तो 2 × 2 प्लस 3 × -2, फिर उसके बाद 3.5 × 1/2, यही ना दिख रहा है, कट गया है। अच्छा कट गया तो उसको अभी लेकर आते हैं।
3.2 इंटू 1/2 ऐसा, एंड टोटल मास इज 2 + 3 + 3.5, यही ना। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ से 3 2 जा -6, और यहाँ से 3.5 इंटू हाफ, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1.75 अपॉन 235, और 5 और 3.5 इज 8.5 ऐसा। तो 4 - 6 इज -2, और वहाँ से 1.75, तो -2 1.75 कितना हो जाएगा -2.25 अपॉन 8.5 ऐसा। अब कोऑर्डिनेट ऐसा आ रहा है तो सोच कर दिया नहीं था इन, मतलब इसको, लेकिन हम भी कलाकार हैं, उसको जानते हैं समझना कि 0.25 को आप क्या कर सकते हैं 1/4, मतलब कि ये सब एज मिलता है कैलकुलेशन का आपका अगर कितना फास्ट है। तो 1/4 है, तो यहाँ पर जैसे ही देखा 8.5 तो 17 नट 17 2 जा फर्दर इस 34 हो जाएगा, और 8 4 जा 32, और उसका देख लेना। तो -1/17 आपका मिल जाएगा एक कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट की जहाँ तक बात है, एक्स सेंटर ऑफ मास में। और सिमिलरली आप वाई सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम वही लगाकर अप्लाई कर कर। तो वाई सेंटर ऑफ मास, उसका मास फिर से देखिए 2 kg, और वाई कोऑर्डिनेट में कितना है तो 2 × 2, ये तो फिक्स है हुआ। फिर इस वाले सेकंड वाले के लिए इसका मास 3 है, और 3 × 3 तो 3 × 3, प्लस इसमें 3.5 kg है इस वाले के लिए, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3/2, यहाँ पर 3/2 है, तो मल्टीप्लाई विथ सिंपली 3/2। अब इन सबों का सम कर ले, 2 + 3 + 3.5, तो इसका सम तो 8.5 आ गया था, और ऊपर देखे क्या हुआ इस पर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 4 13, एंड 1.75 इंटू 3, तो उसको अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, या 3.5 इंटू 3 करेंगे तो 10.5 हो जाएगा, उसका हाफ करोगे तो 5.25 आ जाएगा। तो 5.25 था, और इन दोनों का ये 5.25 आ गया, और ये हमारा 13 था, 9 + 4 13, 13 + 5.25, तो ये आपका कुछ निकल कर ऐसा आ जाएगा बच्चों। ये विजिबल है ना, हाँ विजिबल है ऐसा, 18.25, और यहाँ से 5 8.5, तो ये आपका कुछ अब जितना आएगा। तो इसके लिए तो R&D नहीं किया था, 17 हो गया और समथिंग। तो खैर उसको 17 वाले टर्म में अभी भी ऑन है कि जब इसको करेंगे यहाँ से डॉट डॉट हटेगा तो कुछ 170 आ जाएगा अगर 17.5 जा अगर करेंगे तो, और वहाँ से अगर 18.25 है तो 5 3 जा 15, फिर 6 365 ऐसा। अब 165 होता या 65 के कुछ उसमें रहता तो होता, और वहाँ से फर्दर अगर आप करेंगे भी तो वो कुछ होगा नहीं, तो छोड़ दो, कितना करोगे उसको, मतलब वाई सेंटर ऑफ मास आपका ऐसा हो गया। तो उसका जो लिखने का तरीका होगा 1-1/70, 360/175, मतलब ऐसा कुछ होगा बच्चों लिखने का। अगर आपको खाली अगर हो तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं -1/17, 365/170 ऐसा आएगा कोऑर्डिनेट के सिस्टम में। तो ये समझ में आप लोगों को कुछ आया होगा इसमें। तो इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, या अपना आप शांत मन से करना है तो कर सकते हैं। देखिए अब इसी से रिलेटेड दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको अभी ये बताया था ना कि पोजीशन का सेंटर ऑफ मास M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ऐसा ये था। अगर 3 है या 4 है, जैसा भी आप ले सकते हैं। चलिए अब 3 के लिए ले लिया, तो आर सेंटर ऑफ मास अभी सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, सामने अगर टेबल या चेयर कुछ है, तो चेयर का कुछ अपना मास होगा और आपका कुछ, मेरा कुछ मास है, तो उन दोनों के बीच का अगर सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो कहीं बीच में लाई करेगा, यही हमने समझा, और उसका हम लोकेशन बता सकते हैं। और R1 और R2 का पोजीशन क्या है, मतलब ये सब कहीं प्लेन में चल रहा होगा और उसका एक फिक्स डिफाइंड कोऑर्डिनेट होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आर सेंटर, उसका सेंटर ऑफ मास बता रहे थे। एक बात हुआ, जैसे अच्छा मान लीजिए कि ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या आपको अब सिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कार है ऐसा,
पुराने ज़माने वाली अच्छी कार है, और ऐसे ऐसे जा रहा होगा इसमें। और एक ऐसा कार है, कुछ इस तरह का ऐसा कार है, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ, दिख तो नहीं रहा है लेकिन लिखने में क्या जाता है, कार 1 या BMW 1 आप एज्यूम कर सकते हैं, और यहाँ पर कार 2 है। तो अभी कार अगर रेस्ट में है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, कहीं भी होगा, मान लेते हैं कहीं यहाँ होगा। अगर दोनों सेम इक्वल अगर हैं तो उनके मिड पॉइंट पर कहीं होगा। अब इमेजिन करिए कि एक कार यहाँ पर है और दूसरा कार यहीं पर फिक्स है, रेस्ट में है, और एक कार मूव करने लगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास का क्या होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर था तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, थोड़ा यहाँ पर हो जाए, क्यों ना इक्वल ही हो, तो कहीं सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, मूव करने लगेगा ना यहाँ से। फिर और कहीं दूर जाता है तो और वो सेंटर ऑफ मास उसके दूर चला जाएगा। अच्छा, यही काम ये भी करे कि सेंटर ऑफ मास को चेस करे कि नहीं, सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो दोनों को तो सेम स्पीड से जाना पड़ेगा। अगर डिफरेंट स्पीड से इन दोनों के पास है तो सेंटर ऑफ मास में भी क्या होगा, मोमेंट होगा। तो यस, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर मास अगर m1 है, ये मास अगर m1 है और इसका मास m2 है, ऐसा ऐसा, और ये दोनों अगर डिफरेंट वेलोसिटी से v1 और v2 से जा रहे हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से, तो सेंटर ऑफ मास को तय मानिए कि वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो मैं आपको ये इलिस्ट्रेशन देकर बताना चाह रहा था कि सेंटर ऑफ मास मूव कैसे करता है। तो जब सेंटर ऑफ मास अगर मूव करेगा तो उसका भी हमें चाहिए वेलोसिटी, कि सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से दौड़ रहा है, कि उसको पकड़ो, अगर पकड़ना है या करना है। ये सब मतलब एरोडायनेमिक्स वगैरह में काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, या और भी कोई जहाँ पर मूवमेंट वगैरह फ्लो वगैरह है वहाँ पर करने के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर बेसिकली क्या आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो अभी तक आपने पोजीशन का सेंटर ऑफ मास देखा था, तो सेंटर ऑफ मास वो मूव करने लगेगा, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें आर सेंटर ऑफ मास को, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या, मूव कर रहा है। तो आर सेंटर ऑफ मास, because m1 m2 m3, and if the take the r1, so as you know from what will be the outside in the difference, dr1 by t अगर करेंगे तो इसका अगर करें और इसको भी यहां से, तो हम उसी कुछ नए अवतार में लिख सकते m1 इंटू r1 डिफरेंशिएट कर दिया था, m1 v1 प्लस अपॉन 2 प्लस m3 v3 है। तो और सिमिलरली कि अगर उसके पास वेलोसिटी है और क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, करेंगे तो वहां से वो ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास कैसा होता है, रियल में होता है क्या कहीं, नहीं नहीं, ये वर्चुअल, ठीक है, और यहां पर रियल है। तो आप ये भी ऑब्जेक्ट का या कहीं भी वर्चुअल दुनिया में है, तो हम इमेजिन करते हैं कि अच्छा ठीक है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ, उसके पहले सेंटर ऑफ वेलोसिटी होगा, तो उसका हमने v अपॉन m1 प्लस m2, सिमिलर अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आर सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म पर उस ऑफ मास जो पीछे ड्यू टू द सेम रीजन, यहां पर हम इसको कह सकते हैं प्लस m2a2 प्लस
अपॉन सेम उसका मास m1 प्लस। तो ये इस बात क्या मतलब, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलूं कि और यहाँ से ये और उसका मास से m1 है और स्पीड आप कुछ भी ले, ठीक। और दूसरा ऑब्जेक्ट है, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा वेलोसिटी दूसरा ऑब्जेक्ट है। चलो उसको भी 37 डिग्री दे देते हैं इधर, उसका स्पीड है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। एक 37 डिग्री पर ऐसा है और 37 डिग्री पर ऐसा है। तो m1 का 2 का जो मास है 1 kg ले लीजिए। तो इस तरह का 1m2 यहाँ पर कहीं होगा। तो नहीं बच्चों, उसको थोड़ा सा, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है कि अल्टीमेट सेंटर ऑफ मास कहीं जिसके है और उसका ज्यादा है तो उसका होगा, कुछ इसमें मूवमेंट होगा। तो हमें उस सेंटर ऑफ मास, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेम था। तो उसके बिहाफ पर हम उसका सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या वी कॉम ऐसा तो डायरेक्टली निकाल लीजिए उसमें। तो उसमें क्या करेंगे कि अब पहले आपको वेक्टर फॉर्म 37 डिग्री है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, cos 37.8, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट इज sin 37 हो जाएगा। ये v1 v2 का वैल्यू यहाँ से इसका, तो 20 cos 37 की, लेकिन यहाँ पर आ रहा है ना, तभी तो पता चलेगा एग्जैक्ट किधर शिफ्ट किया है। और उसका वर्टिकल क्योंकि 20 के लिए है, फॉर्मूला हमने सीखा था उसमें, अगर कितना हो जाएगा v सेंटर ऑफ मास जी इंटू v1 और यहाँ से आई अपॉन 2 + 1, तो 8 2 जा 6 और उसमें 2 6 या 12 इज योर 20 और दिस थिंग इज 8j का मतलब 8। देखिए तो सेंटर ऑफ मास किधर, अगर सेम पोजीशन से ऐसे गए थे तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ। तो इसका फायदा ही है वेक्टर में लिखने का। आप अगर हो तो वहां 2-3 मैं बेसिक को मतलब कुछ प्रैक्टिस वगैरह के लिए तो क्वेश्चन किया जाए थोड़ा। द मास 10 kg of the length 100 centimeters of some point mass is tied to it, the different position over the knife edge, it will be equilibrium position। तो देखो एक क्या
मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर का, कहाँ पर पोजीशन करे, पेन तो हमारा थोड़ा महंगा है, तो फर्क ना पड़े, तो पाउच है, इमेजिन करिए कि नाइफ, इसलिए अगर सेंटर ऑफ मास पे अगर आ जाएगा वो नाइफ के लिए, तो सेंटर ऑफ आ दिए, तो उसका मतलब तो उस नाइफ के लिए, ठीक है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास के तो एक्स एक्सिस, तो यहां पर है ऐसा, ऑफ मास देखने के लिए जैसे अभी कर रहे थे, अगर चाहो तो आप ओरिजिन भी लिख जाएगा 30,0, 80,0 और फाइनली इसका 9। तो अगर आप इसका सेंटर ऑफ मास लिखना चाहेंगे तो m1 इंटू, आपको ही बताया था m1 सेंटीमीटर में ही आएगा, कितना हो जाएगा, 50 था 30 80 और नेक्स्ट इन सबों का मास, है ना, यहां पर कितने हैं से 1 2, तो आज भले ये वाला, लेकिन वो का सम उसका पूरा करेंगे m1, तो 25, तो कितना हो गया 55, ऐसा 25 तो 0 हो चुके हैं, 18 टू 5 400 प्लस 450, और ये कितना हो जाएगा आपका 85, 8, हाँ तो 2255, तो इस 11 850 और 850 प्लस 10000, तो 1105, हम्म 11 तो कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, तो 1105 के लिए अगर आप जितना भी सेंटीमीटर होगा तो ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
मैं फिगर आउट कर लेता हूँ। सिटिंग ऑन द सीसॉ ऑफ द स्टोन इन ए फिगर बना लेता हूँ। इस तरह का सीसॉ है बच्चों। यहाँ पर एकदम मिडिल लग रहा होगा आप लोग को। तो दोनों का मास mm है। Be through his cap m/25 which point balance beam is the disturbed. To balance it again, what is the mass m required to be the put at the point on? मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। क्या है कि दो बच्चे हैं, मान लीजिए कि l डिस्टेंस पे दोनों बैठे हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक का l डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का l डिस्टेंस है। एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है ऐसा। तो एक बच्चे को क्या सूझा कि उठाया अपना कैप और यहाँ पर इन दोनों के जहाँ पर मिड में है ऐसा यहाँ पर फेंक दिया। कैप कुछ कैसा होगा, इस तरह का, ऐसा ही होगा मान लेते हैं। तो हैट होगा, कैप नहीं हैट होगा। चलो हैट अपना कहीं यहाँ पर टपका देता है और उसका वैल्यू है m/25 और वो कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में आके गिरा जो पहले था। तो इसको हम कह देते हैं l/2। तो अब ऑब्वियसली बात है कि मास यहाँ ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ इधर हमें पुट करना पड़ेगा। मास कहाँ से पता नहीं, वही पता करना है कि कितना मास आप पुट करोगे कि अच्छा ऐसा तो नहीं बोला है कि वहाँ पर ही पुट करिए। सिटिंग इन द सीसॉ शोन इन अ फिगर इनिशियली कि टू बैलेंस इट अगेन व्हाट इज द मास एम रिक्वायर्ड टू बी पुट ऑफ द पॉइंट पी ऑन द राइट हाफ ऑफ द बीम। वही तो कहूँगी, नहीं तो एक इक्वेशन दो अननोन आ जाते हैं। फिर कह रहा है कि यहीं पर उसके राइट ऑफ द हाफ जहाँ पर वहाँ पर था, अगर l है तो l/2 पर कितना मास उसको रखना होगा कि इन ऑर्डर टू बैलेंस हो जाएगा। तो आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि m/25 है तो वापस रख दो m/25, तो नहीं बच्चों। इसका मास कितना हो गया, ये सब उसका कैप लेकर है। m जो वैल्यू है उसमें इंक्लूडेड था 25। जैसे ही मास गया सो इट विल बी 0। तो जो आपको सिखाया गया था m × r का समेसन 0, तो एग्जैक्टली वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो इसको अगर हम ले रहे होंगे यहाँ पर तो m × L2, मतलब m × L ऐसा पूरा करेंगे क्योंकि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और m/25 × L/2 मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का समेसन 0 था, यही बताया था ना आपको मैंने। तो m/ और इससे आप मुक्त भी अभी हो जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि समेसन लिखना, आपको टेक्निक भी सिखा दूंगा अभी कि m × L हो जाएगा प्लस m/25 × L/2 हो जाएगा। अब उधर से है इस साइड से, तो प्लस के मतलब कि m का लोकेशन इस पॉइंट से है तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो माइनस, आप इसको निगेटिव बोल सकते थे या उसको पॉजिटिव बोल सकते थे, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको ले लिया। जनरली क्या होता है कि जहाँ से पॉइंट है टुवर्ड द मास होता है तो उसकी तरफ होता है। जो एरो मैंने बनाया है ना तो उसकी डायरेक्शन में होता है। तो ये डायरेक्शन अगर इसको आप निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव यहाँ पर मान लीजिए, तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे तो फ़र्क उतने का ही पड़ेगा। तो लेकिन हम समझ के कर रहे हैं तो इसलिए मुझे पता है। तो आप भी उसको कर सकते हैं कि जिस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास है तो वहाँ से लिया जाता है। तो m × L, m/25 × L/2, तो मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, उसका मास पता करना है इंटू L/2 माइनस, अच्छा उसका मास कितना हो गया बच्चों, कैप उठा के फेंका था m माइनस। अब इसके पास कितना हो गया जिस कंडीशन में हमें चाहिए, इट इज़ m माइनस m/25, तो कितना हो जाएगा 24 m/25 ऐसा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 24 m/25 ऐसा लिख सकते हैं। और इसका जो समेसन है यही होगा 0 के बराबर ऐसा। देखो अभी जैसे मैंने आपको लिखा तो मैं डायरेक्टली भी चाहता, वो अल्टीमेटली क्या होंगे, सब 0 की तरफ जाएंगे और इक्वल टू ऐसा होगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए कि उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया। तो उसमें जो एक की वर्ड है ना बच्चों, वो वहाँ से देखो क्या होगा। उसने क्या बोला कि सिटिंग
initially the beam is horizontal, at once the child is away, the means away is the cap which fall on the point, throw away लिखना चाहिए था उसको. The balance against at the mass of required to be put the point m on the right half of the to balance, या यहाँ पर जो कीवर्ड होता है टू इक्विलिब्रियम. तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो उसका मतलब अभी वो क्या चाह रहा है, वो रेस्ट में होगा. तो रेस्ट में अगर होगा, अगर रेस्ट में अगर नहीं हुआ, मतलब कुछ अगर इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ होगा, तो ये वाला हैवियर होगा, है ना. तो ये मूव कैसे कर रहा होगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर की तरफ होगा. तो इसको आप पॉजिटिव ले सकते हैं. या जो m इंटू एल, मतलब सेंटर ऑफ मास को अपना जानते रहो कि ये बाहर की तरफ लग रहा होगा नेट फोर्सेस पे. अभी ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं. और दूसरा क्या हो रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा, या हैवियर है तो ये नीचे की तरफ. और उसको अगर आप देखेंगे तो हाँ, उस पॉइंट के अबाउट ना, तो ये अंदर की तरफ उसका मूव कर रहा होगा. अगर वो सीसॉ में अगर अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ आएगा, तो आप तो वहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के, तो मोमेंट ऑफ फोर्स से भी आप उसको बैलेंस कर सकते हैं. तो जैसे m इंटू एल इज सेंटर ऑफ मास, m इंटू 25 इंटू एल बाई 2 एक तरफ का हो गया, दूसरी तरफ का m इंटू एल बाई 2, और दूसरा m वॉट एवर द मास m इंटू एल बाई 2, उन दोनों को भी करेंगे तो आ जाएगा. तो m नहीं था, 24/m था. तो चलिए इसको पता करते हैं अब. तो ये कितना हो जाएंगे, इस स्मॉल m का वैल्यू अगर निकालना होगा तो, अच्छा इनका भी तो l बाई 2 है. अब पूरे हो गए. अब इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो m बाई एल और वहाँ से 24/25 l बाई, अच्छा वो भी l डिस्टेंस पर ही है, l बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि ये डिस्टेंस तो l है ना. ये बीच में जो दोनों छोटे छोटे या जो मास थे, जो कैप का था, उसके चलते l बाई 2. तो यहाँ से अगर ml और यहाँ पर 24/25 ml, तो इसको माइनस करेंगे तो फिर वापस कितना हो जाएगा, m बाई 25 l, ml 1 माइनस 24/25, तो ml बाई 25 हो जाएगा. तो देखिए, तो ml बाई 25 हो जाएगा, और यहाँ पर ml बाई 25 इंटू 2 ऐसा है, इक्वल टू m इंटू एल बाई 2 हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ से 25 और या 1 है और हाफ है, तो 3/4 इंटू ml इंटू 25 ऐसा, 3/4 ml बाई 25 इक्वल टू m इंटू एल बाई 2 ऐसा. तो आप देखेंगे l से l कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल हुआ, तो 3/2. तो कितना उसको मास पुट करना पड़ेगा, m बाई 3/50. ठीक है, ठीक है. तो वहाँ से आपको मिल जाएगा वो स्मॉल m का वैल्यू, मैं कहीं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ, इस m बाई 3m/50. 3m/50 को आप करेंगे तो 0.12 m. तो इतना मास उसको वहाँ पर पुट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस अगेन. ठीक है बच्चों, तो इसको आपने देख लिया. और जो मैं बता रहा था कि नीचे की तरफ अगर ये मूव कर रहा होगा तो बाहर होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको, ये नीचे की तरफ आ रहा है ऐसा, तो उसको ऊपर की तरफ आना पड़ेगा, या तो ऊपर भी, अगर ऊपर जाएगा तो फिर तो अनबैलेंस ही कर देगा, तो उसको नीचे की तरफ आना पड़ेगा ना, तो इसीलिए अंदर की तरफ. ठीक है, तो दोनों अंदर बाहर होकर मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, इसके कहने का मतलब ये है. ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. ये तो उसी को गड़बड़ कर दिया. देखिए एक यहाँ पर है, भी कह रहा है कि सो दैट सोज अ फिक्स्ड वेज ऑन द विच द 2 blocks ऑफ मास 2 kg and 3 kg आर प्लेस्ड ऑन इट्स स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस. व्हेन द 2 blocks आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 block. तो जो वहाँ पर फिगर है, फिगर तो आपको गिवन नहीं है, तो मैं आपको दे देता हूँ. नाइन्टी डिग्री ऊपर बनाना है.
चलो नहीं बन रहा है, ये बेसिकली हमें इस तरह का चाहिए। अच्छा, इसको ऐसे बना लेते हैं तब, लाइन वाले से। देखिए बच्चों, ये ऐसा एक है, विजुअल है, हाँ, और फिर ये ऐसा है, और फिर ये ऐसा है इसमें। तो ये जो है एक दूसरे पे 90 डिग्री पर है, और यहाँ पर है 30 डिग्री है, और यहाँ पर है 60 डिग्री है। ऐसे उल्टा बन गया, 30 वाला ज़्यादा उसको ऐसा बनना चाहिए था, 30 वाला को और कम बनना चाहिए था ना। तो अच्छा चलो कोई नहीं, लिख तो दिया हूँ, तो उससे आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि 90 kg है, और 30 kg है, और 60 kg है, और 2 kg का ब्लॉक उन दोनों पर रखा हुआ है। 2 kg 30 डिग्री के तरफ है और उसके लिए है, तो फिगर में इसका ऐसा मेंशन है, 2 kg ऐसा है और 3 kg ऐसा है, इस तरह से, और उसको ऐसे करके छोड़ दिया, कोई कनेक्शन नहीं है। तो अभी जो मूव करेगा, तो आपको तो इतना तो डायनेमिक्स आपको समझा दिया हूँ बच्चों कि किस एक्सेलरेशन से आएगा। बोलिए, जी साइन थीटा, मास पे तो डिपेंड करता नहीं था ना, क्योंकि उधर अलोंग द प्लेन के लिए क्या होता था, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, एम एम कैंसिल हुआ। तो ये किस एक्सेलरेशन से आएगा बच्चों, जी साइन 30, ऐसा A1 के लिए अगर कहें। और ये वाला किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा, A2 इसको नाम दे दे, तो जी साइन 60 ऐसा। तो जी साइन 60, चलो जी साइन 60 है जी रूट 3/2 ऐसा, और यहाँ से आ जाएगा g/2 एक्सेलरेशन A1, और ये g/√3 ऐसा। तो अगर हमें दोनों का अगर x कंपोनेंट अगर देखना हो पहले, तो x कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, मतलब ऐसा लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द x कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखिए इसमें क्या है कि ये अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे 3 kg वाले के लिए, और ये निगेटिव में जा रहा होगा तो उसका हम नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो 3 kg मान लेते हैं कि ये वाला ज़्यादा होगा, तो 3 × √3/2 इंटू g√3/2 ऐसा। ये समझ में आया जो एक्सेलरेशन होगा, जैसे आपको याद होगा ना, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था। तो मास उसका कितना है 3 kg, और एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, g/√3/2। इसको प्लस लेते हैं और इसको माइनस, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इस साइड में आएगा। तो इसमें 3g√3/2, लेकिन एक इसमें अभी भी प्रॉब्लम है क्या, कि अगर ये तो जा तो ऐसे रहा है, तो अभी एक्सेलरेशन का निकाल रहे हैं, हमें तो उसका x कंपोनेंट में चाहिए होगा ना, या तो हम वेक्टर में लिख लें। तो x कंपोनेंट में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा इसका, इस cos 60। तो यहाँ पर एक और आप समझते हुए, यहाँ पर cos 60 और एक मेंशन कर दीजिएगा। ये समझ में आया क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मास m1 इंटू A1, तो A1 तो ठीक है, या सॉरी जो A2 था इसका g√3/2 था, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन x एक्सिस में क्या आएगा, इसका इधर कंपोनेंट आएगा ना, g√3/2 cos 60 ऐसा। और उसका भी जब हम निकालेंगे तो इसमें g sin 30 जो कि g/2 है, तो g/2 यहाँ से हम cos 30 लिख सकते हैं। इस तरह से दो कंपोनेंट आएगा, एरो देखिए दोनों का अलग अलग है, तो इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो cos 60 लेंगे, माइनस इसका मास कितना है बच्चों 2 kg, तो 2, और उसका एक्सेलरेशन कितना है g/2 इंटू cos 30 और अपॉन 3 + 2 ऐसा हो जाएगा। तो जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√cos 30 का वैल्यू 3/2, तो वहाँ से भी, और cos 60 का वैल्यू हाफ, तो कितना आ गया, इसको आसान भाषा में लिख लिया जाए तो 5 हो गई ये, और cos 60 का वैल्यू हाफ, तो 3√3g/4 ऐसा, क्योंकि 3 × √3 cos 60 का वैल्यू हाफ, और g/2 यहाँ पर है, तो cos 30 का वैल्यू √3/2, तो वो कितना हो जाएंगे 2√3/4g ऐसा। तो 3√3 माइनस, आप उसको देख सकते हैं, तो 3√3 माइनस 2√3, तो कितना हो गया √3/4, तो √3/4
4 इंटू 5 तो कितना आ गया, √3/20g, ऐसा। तो √3/20g आपको मिल जाएगा। ये समझ में आया बच्चों आपको एक्सेलरेशन निकालने का, मतलब x का कंपोनेंट लेकर अभी आए हैं। सिमिलरली हम इसका y कंपोनेंट भी ला सकते हैं क्या, बिल्कुल लाया जा सकता है। तो देखिए कैसे, y कंपोनेंट, तो इसको अगर देखेंगे तो वहाँ पर अच्छा इसमें क्या है कि ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, y कंपोनेंट दोनों के दोनों नीचे की तरफ आएंगे क्या, मतलब इसका ये वाला अगर इधर आ रहा होगा तो कुछ इधर गया और कुछ इसके बाद नीचे की तरफ आएगा। सिमिलरली ये कुछ इधर गया तो नीचे की तरफ आएगा। आप एरो में देखिएगा दोनों डाउनवर्ड होंगे, ऑल दो निगेटिव ही होंगे दोनों, और होंगे तो अगर पहले इसको अगर 3 kg वाले को जो लिखा हूँ तो उसी को लिख देता हूँ यहाँ भी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 कम उसका कितना था g√3/2, और फिर कितना हो जाएगा sin 60 ना, क्योंकि cos 60 वो इस डायरेक्शन के लिए था, हॉरिजॉन्टल के लिए। वर्टिकल के लिए कितना हो जाएगा उसका cos कंपोनेंट, मतलब कि इसको अगर ब्रेक करेंगे फर्दर तो ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए, उसी के नीचे वो लग रहा है कि ये वाला कंपोनेंट के लिए लिख देता हूँ g√3/2 sin 60, ऐसा। थोड़ा सा फैन का स्पीड कम कर लिया जाए या स्विंग बंद कर दिया जाए। चलिए देखिए, तो यहाँ पर उसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा g√3 sin 60। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो g√3/2 3 इंटू और माइनस, और यहाँ पर भी 2 g/2 उनके लिए था, और वहाँ से sin 30 यही ना, अपॉन दोनों का मास 3/2, ऐसा। तो कितना आ गया बच्चों ये, sin 60 का वैल्यू इज अगेन √3/2, तो कितना हो जाएंगे इस पर 3 और 3, मतलब √3/2 बिकम इस 3 और ये 9/2 g आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो sin 30 हाफ, तो एक हाफ ही बचेगा जो कि g/2 माइनस में है, ऐसा होगा क्या, कुछ ऐसा ही होगा, या sin 30 g/2, √3/2, तो ठीक है, तो 3 हो गया और 9/2 जी, ऐसा हुआ। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक गड़बड़ी लग रहा है कि sin 60 का वैल्यू √3/2, तो 2 उसका भी एक बचा रहेगा तो 4 हो जाएगा ना, अब सही है 5। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लीजिए तो कितना जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ऊपर बचा -9 और इधर बचा 2, तो कितना हो गया -11g/20, ऐसा। तो आपका जो y कोऑर्डिनेट इसका कितना है बच्चों, -11g/20। तो ये बात समझ में आया क्या? तो g√3/2 पहले वाले के लिए x कंपोनेंट हमने कितना निकाला था, हाँ √3/20 जी। तो इसका आंसर बच्चों अगर आपको देना हो, मतलब एक्सेलरेशन का, ए सेंटर ऑफ मास जो कितना हो जाएगा दिस वे, ऐसा, इक्वल टू √3/20g कॉमा -11g/20, इस तरह का आएगा क्या? तो ये समझ में आया होगा आपको। तो एक ही क्वेश्चन था ये, आपको काफ़ी सीखने को इसमें मिला होगा। बाकी तो आप M1A1 और M2A2 करिए, और उसमें होगा जो कि अभी मैं कराऊंगा, तो ये आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देख लीजिए फटाक से।
ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए कि जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें ये विजिबल है ना आप लोग के लिए, विजिबल है, आराम से पढ़ सकते हैं। कह रहा 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg 2 kg आर लोकेटेड एट, तो देखो इसमें अभी तो मैंने आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो था उसके लिए बताया। अब मतलब कि इस तरह के जो हैं जिसका लेवल काफ़ी कम है, तो ऐसा नहीं कि यही लेवल आएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। तो देखिए 2 बॉडीज ऑफ द मास 1 kg एंड 2 kg आर लोकेटेड एट 1,2 एंड -1,3 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। एक 1 kg का है, 2 kg का है, यहाँ पर ऐसा पहले वाले का कोऑर्डिनेट कितना है, कुछ 1,2 कहीं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ होगा 1,2, और दूसरे वाले का है -1,3, तो -1,3 इस तरह से कुछ ऐसा होगा। और एक है 1 kg, नेक्स्ट है 2 kg, 1 kg एंड 2 kg, तो इसको ले लीजिए 1 kg और इसको ले लीजिए 2 kg ऐसा। अब इसका बताना हो तो वे तो बस आराम से अब हो जाएगा। एक्स सेंटर ऑफ मास बच्चों m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका मास 1 kg वाले के लिए 1 इंटू 1। आप लोग भी अपना कर सकते हैं, आप या तो पॉज कर लो और फिर अपना करिए, क्योंकि काफ़ी आसान है, ये सभी से बन जाना चाहिए। तो इसको पॉज कर लीजिए, आप सॉल्व करिएगा। अब आप चेक करिए, देखिए तो 1 इंटू 1 m2 का वैल्यू बच्चों 2 इंटू -1, और यहाँ से m2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 1 इंटू 1 इज -2, तो यहाँ से कितना आ गया -1/3 एक्स सेंटर ऑफ मास। तो बड़ी आसानी से आ गया। वैसे ही सिमिलरली अगर y सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो m1 इंटू y1, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन यहाँ से 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2, 3 का 2 प्लस 1 कर लेते हैं, तो 6 प्लस 2 8, 8/3 ऐसा 8/3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3 कॉमा इस -1/3 कॉमा 8/3। ठीक है, तो सिंपल था। तो कितने का आया था, जितने का आया था मैसेज लिख के बताइए कितने का आया था। ठीक है, तो ये था आपका -1/3 8/3। ठीक, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल इज 1.13 एंगस्ट्रॉन। क्या बोला बच्चों, कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं कि एक कार्बन है ऐसा और दूसरा है ऑक्सीजन, तो C ऐसा, इन दोनों के बीच में 1.13 एंगस्ट्रॉन शायद बोला था उन्होंने। अच्छा देखते हैं क्या बोला था, 1.13 एंगस्ट्रॉन। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल रिलेटिव टू द कार्बन एटम। ओके ठीक है, रिलेटिव टू द कार्बन एटम। तो उसमें इनका मतलब क्या है बच्चों, कि इनका मास तो अभी पता नहीं है, लेकिन हम इसका एटॉमिक मास तो जानते हैं ना, क्या होता है 12U। अच्छा 12U का मतलब समझते हो आप लोग, U स्मॉल u का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या लोग बोल रहे होंगे मन ही मन यूनिफाइड मास। तो बेसिकली होता क्या है, उसका वैल्यू होता है U = 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर मोल कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर उन पे आपको बताया गया होगा कि यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कि एक एवोगाड्रोस नंबर में मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो उसका जितना भी मॉलिकुलर एटॉमिक मास होगा उतने के बराबर होता है। तो एक का कितना होगा 1/6.022, ये करना है नंबर 1/n0, तो 1/n0 कितना हो जाएगा 1.6022 इंटू 10⁻23, इतना ग्राम होता है। तो केजी में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका 1.67 इंटू 10⁻24 होगा, फिर उसको 27 आप लिख सकते हैं, इतना केजी होता है। तो खैर अभी तो ये तो कैंसिल अपने आप हो जाएंगे क्योंकि यूनिट वाइज में है। तो इसको 12U ले लेता हूँ, और इसका मास इतना कम होता है इसलिए नहीं खाली 12 बोलते हैं। तो अब उसको आप ऐसा समझिए कि 12U है वो, और 16U है।
तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, मान लेते हैं यहाँ से x, यही ना, तो यहाँ से 12 इंटू एक्स कर लिया, और उसका जैसा मैंने बोला था कि सम उसका 0 होता है, तो उस साइड से ले लीजिए 16 इंटू, अच्छा इसको L पूरा मान लेते हैं, बाद में इसका L का वैल्यू रख देंगे। जो अभी पीछे क्वेश्चन कराया था ना, उसमें आपको वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको याद करिए, जहाँ पर बोला था कि समेशन ऑफ द उसका जो मोमेंट ऑफ मास है वो 0 होता है, तो L माइनस एक्स ऐसा हो जाएगा। तो जब आप करेंगे इसको 12x 16 माइनस 16x, तो L है ये, बेसिकली L है, तो ये कितना हो गया 28, तो x का वैल्यू कितना हो गया 16L/28, तो कितना आ जाएगा 4/7L, तो 4/7 L का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इज आवर 1.13 एंगस्ट्रॉन। ठीक, तो 0.16 ऐसा, 16 7 जब 112 होता है, तो ठीक है उसी के आसपास है। तो x का वैल्यू आप देखेंगे तो 0.64 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। अगर उधर से पूछना बताना होता तो 1.13 माइनस 6.64 करेंगे, तो आप पास का आंसर देखेंगे तो इतना ही कुछ मिलेगा 0.64, क्योंकि मैंने उसको और 2 ही डिजिट तक सिग्निफिकेंट तक निकाला है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकाला है, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा कि 3 blocks यूनिफॉर्म थिकनेस एंड masses mm and 2m are placed at the 3 corners of the triangle। तो ट्रायंगल का कुछ है 2.5, 1.5, 3.5, 3.3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ठीक है, तो इनको पहले एक अच्छा सा ट्रायंगल ले लिया जाए। वी हैव अ ट्रायंगल, यस वी हैव। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फटाक से देख लेते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट हमें कुछ गिवन है बच्चों। कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन है, तो एक m है, एक m है, और एक दूसरा 2m है। तो किसी भी ऑर्डर में लीजिए, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसका देखिए कि क्या क्या है, 2.5, 1.5, तो 2.5, 1.5। एक नेक्स्ट क्या है 1.5, उसके बाद है दूसरा 3.5, 1.5, 3.5, 1.5, और एक 3.3 था। अच्छा उसमें भी ऑर्डर में है ना, वो तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें। mm 2m और रिस्पेक्टिवली बोला है, तो इसको mm वाले के तो लिए ये ले लिया, और 3m के लिए 2m के लिए 3.3 बोलना पड़ेगा। तो 2m के लिए 3.3, तो इसी को हम ऐसा कर लें। अब लिख दिया तो कैट क्यों करें, इसी को बोल देते हैं 2m। पहले से ही मन था मेरा लिखने का वहाँ पर, लेकिन लिख दिया था, तो चलिए वो ऐसे भी आ गया। तो अब हमसे सेंटर ऑफ मास पूछा जा रहा है, तो कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कुछ होगा, इनका x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास, यही होगा ना। तो x सेंटर ऑफ मास के बारे में बच्चों क्या ख्याल है, इसको फटाफट लिखा जा सकता है कैसे, m इंटू 2.5 जो उसका कोऑर्डिनेट है, यही देखा था, प्लस 2m इंटू 3 प्लस 3.5 इंटू m अपॉन m, 2m और m, तो कितना हो गया इस 4m। तो इसको आप देखेंगे तो बाकी का m अपने घर चले जाएंगे ऐसा। तो 2.5, 6, 3.5, तो 2.5, 3.5 बिकम 6, 6 प्लस 6 इज 12, तो 12/4, तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट। ठीक, तो एक सेंटर ऑफ मास आ गया। अब देखिए y सेंटर ऑफ मास की तरफ चलें अगर, तो इसमें तो m इंटू 1.5 सबका y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, प्लस m इंटू 1.5 प्लस उसका 2m इंटू 3 अपॉन उनका मास जैसे आया था 4m, तो इनका ही मास 4m। तो 1.5, 1.5 तो 3 हो गए, और 3 इंटू
3 इंटू 2 इज 6 हो जाएगा। तो 9 प्लस 6 इज 6 प्लस 3 इज 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 9m/4m। तो m कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 9/4। तो ये तो आपका आ गया, जैसे वहाँ पर 3 था और ये आ जाएगा 9/4। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो समझ में आया। 3 कॉमा ये देखिए 9/4 का मतलब 2.25। तो ये समझ में आया होगा बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और है ना इस पे। हाँ, ये देखिए कह रहा कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 पार्टिकल द वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ मास 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम रिस्पेक्टिवली। ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 0.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हमें सेंटर ऑफ मास बताना है और कुछ है ऐसा, तो हम सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसी में आंसर देना है। तो एक अपने लिए तो सबसे पहले ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया जाए। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ऐसा दिख रहा होगा बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है। और उनका मास कितना था, 100 ग्राम, 200 ग्राम और क्या क्या था, 100 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम। तो ऐसा कर लेते हैं, 100, 150 और 200 लिख लेंगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करेंगे कि यहीं पर इनको ऐसा ओरिजिन रख लेंगे। तो यहाँ पर 100 ग्राम लिख लेते हैं, यहाँ पर 150 ग्राम लिख लेते हैं और यहाँ पर 200 ग्राम कर लेते हैं। सबसे अच्छा तो ये है, और साइड उनका एल है। तो बच्चों इसका तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहीं से ले लिए तो फ़ायदा क्या होगा हमारा कि जो 0 0 इसका 1 हो जाएगा। तो एक तो मुक्ति मिल गया हमें कैलकुलेशन करने से, जब आप करेंगे तो उसमें से m इंटू एल का वैल्यू नहीं होगा। दूसरा कि इसका अगर कोऑर्डिनेट है तो यहाँ से साइड इसका l है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, l, 0 ऐसा। और इनका ये जो कोऑर्डिनेट आपको अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आपको देखेंगे तो ये क्या होगा कि इसका एकदम मिड पॉइंट होगा l/2। ठीक है, ये चीज़। तो अगर आपको मन मान रहा है तो यहाँ पर आप 60 डिग्री कर लीजिए ऐसा। अच्छा, l/2 से, क्योंकि वो हाफ में ही वो एकदम बीचों बीच करता है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, tan 60, मतलब ये y कोऑर्डिनेट लाने के लिए, तो कितना हो जाएगा, y/l/2। तो इसको tan 60 का मतलब √3, तो l/2 हो जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट इनका होगा √3 मतलब y के लिए लिख रहा हूँ, √3/2l पर है। तो वहाँ पे ना लिख कर, क्योंकि वो लिखने में तो मुझे लिखना चाहिए था l/2 ना, l/2, √3l/2 ऐसा कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो तीनों का कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑन है। और l का वैल्यू क्वेश्चन में क्या मेंशन है बच्चों, 0.5 मीटर। तो इसीलिए उसको लास्ट में रख लिया था, कि पता था कि इस तरह का बनेगा कुछ। ग्राम में है तो ग्राम में ही छोड़ दो, हमें कैलकुलेशन करने में आसानी मिलेगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास अगर देखेंगे बच्चों तो इसका कितना हो जाएगा, 100 चल रहा है ना, हाँ, तो 100 इंटू 0 प्लस दूसरे का अगर देखेंगे तो 150 इंटू एल प्लस, फिर वहाँ से अगर देखेंगे तो 200 ग्राम इंटू l/2। और इनका मास अगर तीनों का अगर सम करेंगे तो 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, 200 ग्राम है। तो इसका सम कितना हो जाएगा बच्चों, इस 300 एंड 450 ग्राम। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 0 हो गया, 150l और वहाँ से 100, तो कितना हो गया, 350l अपॉन 350l अपॉन 450। तो 0 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर करेंगे तो 7/9 l होगा। और l का वैल्यू कितना था, 0.5। तो 0.5 का मतलब कितना हो जाता है, 1/2। तो 7/9 इंटू 1/2 तो 7/18 हो जाएगा। तो ये आपका मीटर, क्योंकि 7 इतना हो जाएगा। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट के लिए कहीं अपने लिए स्पेस बना लिया जाए। अच्छा चलो इसी में निकाल देते हैं y सेंटर ऑफ मास। तो ये फिर से, ये तो शून्य है तो शून्य वाले को नहीं लिखते हैं, 100 इंटू 0 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट भी सेम ही है, प्लस एक और 0 आ जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसका 150 ग्राम वाले के लिए भी 0 है तो शून्य आ जाएगा, प्लस
इसको देखेंगे तो 200 इंटू √3/12 अपॉन सबका मास इज योर 450, तो 450 रख लिया जाए। तो यहाँ से कितना हो गया 100/450। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका सॉल्व करने पर ये कितना जाएगा, ये 100/√3 अपॉन 450 इंटू L, तो ये कितना हो जाएगा 2/9, तो 2/9 तो 2√3, मतलब वहाँ से आप देखेंगे तो 2√3 अपॉन 200 ग्राम ही था, ठीक है। तो यहाँ से 9/18 इतना मीटर, तो 2√3/18 और उसका 7/18 मीटर ऐसा होगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में तो हमने ये देखा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या था, अगर डिस्क्रीट पॉइंट मास के लिए हमने ये सब काम किया। तो एक तरह से मतलब जस्ट यूँ कहिए कि इंट्रोडक्शन टाइप का था और हमने उसको पूरा किया और समझा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो अभी ये आसान भाषा में आपको समझाया या सिंपल चीज़ें समझाया। अब इस और को मतलब जो कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में जब चलेंगे, तो इसमें देखेंगे कि कुछ अगर मास कट कर रहा है, कोई मास एक के ऊपर एक पुट कर रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। कहने का क्या मतलब है, या जैसे वो कैप वाला प्रॉब्लम देखा था कि कैप उठा के उसको रख दिया, वहाँ पर पहले से कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर कोई एक रख दिया, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे डिस्टर्ब होगा। इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। 2-3 ब्रिक्स है तो एक के ऊपर एक अगर रख दिया तब क्या होगा। या कंटिन्यूस बॉडी है, जैसे कोई लैमिना है, सर्कुलर लैमिना है, तो उसमें से अगर एक कट आउट कर दे, मतलब पूरा सर्कल है और सर्कल में से एक पार्ट उसका एक सर्कल वहाँ से हटा दे, तब उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो इन सब बातों के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। या कंटिन्यूस बॉडी जो उसका होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। जैसे मैंने अभी एकदम स्टार्टिंग में आपको बोला था कि एक रॉड है, उसका लेंथ L है, तो उसके बीच में उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बीचों बीच होगा। तो इन सब चीज़ों को ऐसे को हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। जैसे सर्कल है तो सर्कल का सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर में होता है। सेमी सर्कल का कहाँ पर होगा, अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उस तरह की बातें को देखेंगे। फिर अगर कोई डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो और अगले वीडियो के साथ और देखते रहिए, और वहाँ पर आपको थोड़ा एक लेवल ज़्यादा मिलेगा। तो थैंक्स फॉर योर टाइम।